हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अपग्रेड स्किल्स। सो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, पूरा इंट्रोडक्शन देखा था। अगर ये पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन जाके देख सकते हो। इसका जो लिंक है आप लोगों को आई कार्ड के अंदर मिल जाएगा, तो उससे भी आप इसको गेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम आज की इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वेरिएबल्स को कवर करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, किस डेटा टाइप का क्या मतलब है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ अपने फोल्डर की तरफ। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था वीएस कोड आप लोगों ने सेटअप कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र भी चाहिए होगा, वो भी आप लोगों ने सेटअप कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ क्लास 1 करके। अच्छा, ये सब कोड जो है ना, ये जितना भी मैं कोड यहाँ पे करूँगा, ये सब आप लोगों को जो है गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। तो मेरे गिटहब से जाके देख सकते हो। और मेरा जो गिटहब है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कहाँ पे मिलेगा। तो ये मेरा गिटहब है, आप यहाँ से इसको देख लेना। अगर आप इसको सर्च करोगे तो ये डिजिटल रहमान के नाम से भी आप इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, github.com और /डिजिटल रहमान लिखोगे तब भी आपको ये मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर ये मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोड में इसको यहाँ पर पुश कर दूंगा, तो यहाँ से ये कोड आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो क्लास 1 नाम का फ़ोल्डर बनाया है, इस फ़ोल्डर के अंदर आप लोगों को किस तरह से वीएस कोड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आएगा ओपन विथ कोड का। ठीक है, और यहाँ से भी ओपन विथ कोड कर सकते हो। और अगर किसी ने इसका सेटअप नहीं करा है और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, तो भाई उसके लिए मैं बता दूँ, आप लोगों को वीएस कोड डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट 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 करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। और जब आप इंस्टॉल करने लगोगे तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन आएंगे टिक लगाने के ना। ठीक है, चेक बॉक्स के ऑप्शन आएंगे टिक लगाने के। तो वो चारों ऑप्शन आप लोगों ने टिक कर लेना है। वो टिक करने के बाद क्या होगा कि जो आप जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो ओपन विथ कोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकोगे। अगर वो 4 टिक आपने नहीं करे तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर नहीं आएगा। तो फिर आप लोगों को यहाँ पर ये वीएस कोड का आइकन आ रहा है, यहाँ से भी फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पर आने के बाद मैं ओपन विथ इसको कोड कर लूँगा। जैसे ही मैंने ओपन विथ कोड करा तो डायरेक्टली मेरे इस फोल्डर के ऊपर क्लास 1 वाला फोल्डर जो है इसके अंदर ये ओपन हो गया। यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि न्यू फाइल बनाने का, ये आप लोगों को भी देगा फर्स्ट टाइम के अंदर। और एक यहाँ पर एक फ़ाइल का ऑप्शन यहाँ से भी हम बना सकते हैं कि अगर हम न्यू फाइल बनाना चाह रहे हो, ये भी आपका ऑप्शन आ रहा है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप फाइल पे जाके भी न्यू फाइल बना सकते हो, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। एक और चौथा ऑप्शन है कि आप कंट्रोल N का बटन प्रेस करके भी फाइल बना सकते हो, ये आपके पास चौथा ऑप्शन है। सो यहाँ पर मैं यहाँ पे इस वाले तरीके को यूज़ करूँगा, और सिंपल मैं एक फ़ाइल लिखूँगा index.html। अब index.html मैंने क्या बोला था, मैं स्टार्ट में मान के चलता हूँ कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के अंदर सीखने से पहले HTML CSS आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि मैं वेब डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट को कवर करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो आप लोगों के लिए सिंपल तरीका है कि आप लोगों को फिर नोड जेएस के साथ काम करना होगा। नोड जेएस अपने सेटअप, मतलब आप लोगों को नोड जेएस अपने पास यूज़ करना होगा, और नोड जेएस के ज़रिए फिर आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। तो मैं अभी दोनों तरीके तो नहीं बता रहा, बट मैं वैसे ही एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा किस तरह से आपने काम करना होगा। अगर एच टी एम एल का यूज़ कर आया हो तो उसको बिल्कुल सिंपल आइडिया होगा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर इसका एक बॉयलर प्लेट कोड लिख लेंगे, जो हमारा HTML का कोड होता है। अभी आप बोलोगे कि हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो HTML की ज़रूरत क्या है। HTML की देखो सिंपल ज़रूरत ये है कि आप जावास्क्रिप्ट को अगर आपने रन करके इसका कोई आउटपुट आपने देखना है ना, तो फिर आप लोगों को एज वो ब्राउज़र के अंदर ही नज़र आएगा। दूसरी मैं आपको एक चीज़ और बात बताता चलूँ कि जावास्क्रिप्ट कभी भी आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने H1 लिखा और हेलो वर्ल्ड लिखा। ठीक है, इसको मैं गो लाइव कर लेता हूँ। गो लाइव क्या होता है, अगर आप ये ऑलरेडी HTML CSS कवर कर आए हो तो ये आप लोगों को आई होप मालूम होगा। अगर नहीं है तो मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर आके सर्च कर लेना लाइव सर्वर। लाइव सर्वर ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करके लाइव सर्वर को आप अपने पास इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने इसको लाइव करा तो ये मेरे पास जो ये प्रोग्राम है वो लाइव चल रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, कंसोल के पास कंसोल का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पर ये आप लोगों को जावास्क्रिप्ट को देखने के लिए इधर आना होगा। जैसे अभी मैंने HTML लिखी तो आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि HTML और CSS आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ही नज़र आ जाती है। यहाँ पर अगर आपने जावास्क्रिप्ट को देखना है, अगर इसका कोई भी आउटपुट आपने देखना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंसोल में आना होगा। वापसी देखो मैंने करा क्या है, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट करा, इंस्पेक्ट करने के बाद सीधा कंसोल में गया तो आपको आउटपुट इस जगह पे नज़र आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसका शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, अपने कीबोर्ड का F12 बटन प्रेस करोगे
तो भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा जी, तो आप लोगों को आउटपुट देखने के लिए कंसोल में जाना होगा, इस वजह से मैंने वहाँ पर इसको कनेक्ट किया। अब जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए आप लोगों के पास दो तरीके आते हैं। जिस तरह से अगर आप लोगों ने सीएसएस पढ़ी होगी तो सीएसएस को लिंक करने के तीन तरीके थे। एक था इनलाइन सीएसएस, एक है इंटरनल सीएसएस और एक है एक्सटर्नल सीएसएस। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को भी कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। इसके अंदर इनलाइन वे नहीं होता, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इंटरनल तरीके से भी यूज़ कर सकते हो और इसको एक्सटर्नल तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अब इंटरनल तरीका क्या होता है? इंटरनल सिंपल है कि आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग लगाया और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप कोई भी मतलब काम आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब ये क्या लिखा है आप लोगों को हो सकता है कि अभी समझ ना आए, कि अभी स्क्रिप्ट तो समझ में आ रहा होगा कि स्क्रिप्ट एक टैग है जावा स्क्रिप्ट का, वो HTML का। बिल्कुल ठीक है, स्क्रिप्ट जो है HTML का ही टैग है। बट अभी इस टैग के अंदर भी आप इस टैग के अंदर आप क्या करोगे, पूरी अपनी जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हो। जैसे जावा स्क्रिप्ट का मैंने बेसिक प्रोग्राम लिखा है अलर्ट, ठीक है। इस अलर्ट का काम क्या होता है, जैसे कि मैं वेबसाइट पर जाऊँगा तो आप देख सकते हो, जैसे मेरी वेबसाइट रिफ्रेश होगी तो आपको ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर नज़र आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर ये अलर्ट नहीं लिखूँ, ठीक है, अगर ये मैंने अलर्ट नहीं लिखा तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर कंसोल कर सकता हूँ, ठीक है। अभी कंसोल क्या होता है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। इसको मैं H1 को भले हटा देता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे इसकी नीड नहीं है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, तो आप इधर जाओगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, कंसोल में जाते हैं और देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अभी ये हेलो वर्ल्ड जो है आप लोगों को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखी है तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि जावास्क्रिप्ट का जो भी आउटपुट है आप लोगों को नज़र आएगा कंसोल के अंदर। तो जो भी कुछ आपने देखना है वो हमेशा इधर आके ही देखना होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट को याद रखना, हमेशा बॉडी के लास्ट में लगाया जाता है, मतलब इस जगह पे हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे बॉडी के इस वाली लाइन में। अब रीज़न क्या है, देखो रीज़न ये है क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, ये थोड़ी सी स्लो होती है कंपेयर टू HTML CSS के, ठीक है। अब जो HTML CSS है ना, ये होती है मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मार्कअप और प्रोग्रामिंग में हो सकता है कि आप लोगों को डिफरेंस मालूम हो, जिसको नहीं है मैं वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये कंप्यूटर से बात करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर जो हमारे पास मार्कअप जो लैंग्वेज है वो हमारे पास डायरेक्टली एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, मतलब जैसे कुछ आप आउटपुट लिखोगे आपको डायरेक्टली ब्राउज़र के ऊपर रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हाथों हाथ आपको आउटपुट दिखा देगा। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करना है तो हम उसको ऊपर भी लगा सकते हैं, बट मैं ऊपर इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि ये हमारे पास जो है ना, कोड जब फर्स्ट टाइम में स्टार्ट होगा हमारा, HTML जब रन होनी स्टार्ट होगी फाइल, तो ये कोड हमारा इस तरह से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता हुआ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक एक करके लाइन से चलेगा। जब एक एक करके लाइन से चलना स्टार्ट होगा तो अगर मान लो मैंने जावास्क्रिप्ट को ऊपर लगा के रखा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट मेरी इस जगह पे लगी हुई है, तो सबसे पहले ये जो मेरी बॉडी है ना, ये जो मेरा H1 है, ठीक है, इस H1 के लोड होने से पहले, इस H1 के इस बॉडी के लोड होने से पहले मेरी जावास्क्रिप्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जावास्क्रिप्ट में मान लो आपने 5000 लाइन का कोड लिखा है। अब 5000 लाइन जाहिर सी बात है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और थोड़ी सी ये कंपेयर टू HTML CSS के थोड़ी सी स्लो हो सकती है और स्क्रीन पे नज़र भी नहीं आ रही है। अब जब स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही है तो बिल्कुल आपकी स्क्रीन जो है बिल्कुल एक वाइट स्क्रीन नज़र आएगी। जब फर्स्ट टाइम पे कोई भी आपकी वेबसाइट को कोई भी यूज़र आगे ओपन करता है तो उसको बिल्कुल आपकी वेबसाइट वाइट नज़र आएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है, ठीक है। अब लोड होने में उसको 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकते हैं, सिस्टम पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर अभी मैं जैसे ही इसको नीचे लगा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको नीचे लगा दूंगा तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे अब आपकी वेबसाइट लोड होगी तो सबसे पहले आपकी पूरी की पूरी HTML की बॉडी प्रिंट होगी, देन उसके बाद आपका स्क्रिप्ट का टेक प्रिंट होगा। ये इन दोनों में फ़र्क होता है। अगर मैं ऊपर भी लगाऊंगा तब भी वर्क कर रहा है, ठीक है। और जब मैं नीचे लगा रहा हूँ इसको बॉडी से सबसे ऊपर, ठीक है, मतलब जो आपका पूरी वेबसाइट का मान लो 10,000 लाइन का कोड है तो वो 10,000 लाइनें वो इधर आते जाएंगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आप जावास्क्रिप्ट आप लगा रहे हो वो आप इसी तरह से यहाँ पे लास्ट में लगाओगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले आपकी बॉडी रन होगी, उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट रन होगी। तो स्क्रिप्ट जब रन होगी तो बिहाइंड द सीन स्क्रिप्टिंग जो है आपकी लोड होते रहेगी, तो यूज़र को ऐसा लगेगा, यूज़र को क्या पता कि मतलब बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो अपनी जगह प्रोसेस चलता रहेगा। तो जावास्क्रिप्ट को लगाने का अगर मैं यहाँ पे अगर इसको यूज़ कर सकता हूँ तो आप देखो यहाँ पर भी इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है, ये आउटपुट आपको अभी भी देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को, ये मैंने आपको जो तरीका दिखाया ये है इंटरनल वे, ठीक है, इंटरनल तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास एक तरीका और आता है एक्सटर्नल वे। एक्सटर्नल वे के अंदर क्या होता है कि आप अलग से एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेते हो, जिसके अंदर आप यहाँ पर फाइल का नाम मैं दे देता हूँ script.js। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने स्क्रिप्ट नाम रखा है, आप इसका नाम अली भी रख सकते हो, आप इसका नाम जो दिल करना रख दो। अगर मैं यहाँ पर अब इसका कुछ भी आउटपुट लिखूँगा console.log, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा सिंपल जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपको क्या लगता है कि बाहर इसका आउटपुट आएगा नहीं आएगा? ठीक है, आपको क्या लगता है, आप इसको खुद से सोचना, और मैं आप लोगों को इसका बता दूं तो बाहर इसका आउटपुट अभी नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है? इसका आउटपुट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई फाइल कनेक्ट नहीं करी। याद होगा जब हम HTML CSS में काम करते थे तो HTML के अंदर हम CSS की फ़ाइल को लिंक करते थे, तब आपको आउटपुट नज़र आता था। बट अभी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसी तरह से काम है कि आपकी जो एक्सटर्नल फाइल है वो हमारी HTML के साथ बिल्कुल भी लिंक नहीं है, तो आउटपुट आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। तो लिंक करने का तरीका क्या होगा? तो लिंक करने का तरीका इसका ये है कि स्क्रिप्ट का आप टैग लगाओगे, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप लोगों ने src लिखना होगा, और इसके अंदर आप अपनी फ़ाइल की लोकेशन दे दोगे, जो भी आपकी फ़ाइल की लोकेशन होगी। जैसे कि मेरी फ़ाइल की जो लोकेशन है वो है script.js। अगर जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड दिस इज़ अ सिंपल जावास्क्रिप्ट फाइल। तो इस तरह से आप लोगों को इसका आउटपुट देखने को मिलेगा जावास्क्रिप्ट का। ये इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल फाइल भी मेरी वर्क कर रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि मैं HTML का यूज़ नहीं कर रहा, मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं कर रहा, मत सॉरी मैं HTML का यूज़ नहीं कर रहा और मुझे जावास्क्रिप्ट को रन करना है, तो अब मैं क्या करूं? तो आपके पास सिंपल ऑप्शन ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने सिस्टम में Node.js इंस्टॉल करना होगा। तो Node.js क्या होता है उसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि ये हमारा फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। तो मैं सिंपल वैसे ही बता देता हूँ आप लोगों ने क्या करना होगा। Node.js की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर जाके गेट नोड करके ये MSI एक आ रहा है, ठीक है, विंडो इंस्टॉलर। इसको अपने पास इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर आके CMD में सर्च करना, सॉरी अपने सर्च बार में सर्च करना CMD। जैसे ही आप CMD सर्च करोगे तो यहाँ पर कमांड चेक कर लेना कि आपके पास ये इंस्टॉल है या नहीं। नोड माइनस जैसी वी लिखोगे तो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास इंस्टॉल है 24.13.0। तो भी आप इसको इस तरह से, आपके पास जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके पास Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। तो अब आपको क्या करना होगा? अभी आपके पास मान लो HTML की फ़ाइल नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास सिंपल एक लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड इस तरह का। अब आप बोलोगे मुझे HTML के साथ काम नहीं करना, तो आपको टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है, टर्मिनल पे जाओ, यहाँ से न्यू टर्मिनल ले लो। जैसे आप टर्मिनल पे जाओगे तो यहाँ पर आपने सिंपल एक कमांड रन करनी है। मैं इसको जो है कमांड क्या लिखूंगा, नोड लिखूंगा। नोड लिखने के बाद आपकी जो भी फाइल का नाम है, ठीक है, जैसे कि मेरी फाइल का नाम है script.js, तो मैं एंटर जैसे ही करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिस इज़ अ सिंपल फाइल जावास्क्रिप्ट करके इसने मुझे दिखा दिया। तो आप इसको Node.js के साथ इस तरह से रन कर सकते हो। अगर आपके कोई भी कैलकुलेशन है, कोई भी आउटपुट है, वो सारी चीज़ें वर्क करेंगी। अभी इसमें एक चीज़ है अलर्ट ठीक है, तो याद रखना अलर्ट इसके अंदर काम नहीं करेगा। अलर्ट इसके अंदर एक एरर लेकर आएगा, ठीक है। एरर क्यों लेकर आया? अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। और लेकिन ये काम अगर मैं HTML के साथ करूँगा तो वहाँ पर ये प्रॉपर वर्क करेगा। उसका रीज़न ये है, देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं जो जावास्क्रिप्ट के नहीं हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो जावास्क्रिप्ट के नहीं हैं। वो किसके कॉन्सेप्ट हैं? फिर वो सारे कॉन्सेप्ट हैं ब्राउज़र के। जो आप जो है क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो वो सारे फीचर उसके हैं। जैसे अलर्ट मैंने यूज़ करा ना, ये अलर्ट जो है ब्राउज़र का फीचर है, ना कि जावास्क्रिप्ट का फीचर है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप अलर्ट को लिख तो सकते हो लेकिन इसका जो आउटपुट है वो आपका जब ब्राउज़र होगा तभी आपको इसका नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो जावा से अब आप बोलोगे कि मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से फीचर ब्राउज़र के हैं और कौन कौन से फीचर जावास्क्रिप्ट के हैं? तो बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लॉक करना होगा। लॉक करके आप यहाँ पर विंडो लिखो। जैसे आप विंडो लिखोगे तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो कि एक ब्राउज़र के हैं। इसमें जितने भी आपको कॉन्सेप्ट नज़र आएंगे वो सब ब्राउज़र के फीचर हैं। ये जो है आपके Node.js पर वर्क नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। अभी मैं इसको आपको कंसोल भी दिखा देता हूँ, इसका क्या आएगा आउटपुट। सबसे पहले जो मेरी index.html की फ़ाइल थी मैं वापसी इसको लेकर आ गया। यहाँ पर जाते हैं और रिफ़्रेश मैंने एक बार करा तो आप देख सकते हो ये बहुत सारे फीचर लेकर आया। देख रहे हो ये कितने सारे फीचर हैं।
तो ये सारे फीचर्स जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये सारे जावा स्क्रिप्ट के नहीं हैं, ये सब ब्राउज़र के फीचर हैं। यहाँ पर आप जो अलर्ट देख रहे हो ना, ये अलर्ट देखा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये अलर्ट क्योंकि ब्राउज़र का फीचर है, जावा स्क्रिप्ट का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। अब एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आई है, कमेंट्स, ठीक है। ये कमेंट्स क्या होते हैं? देखो कमेंट्स जो है, अगर आप HTML CSS से काम कर आ रहे हो तो वहाँ पर जो कमेंट्स होते थे सेम कमेंट्स यहाँ पर भी होते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम ही आप लोग इस पे काम कर रहे हो तो कमेंट्स क्या होता है कि आपने कोई ऐसा कोड लिखा जैसे आप चाह रहे हो कि कोड जो है ना रन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ लिखा हुआ नज़र आया, ये एज अ डेवलपर के लिए होता है। डेवलपर अपनी खुद की नॉलेज के लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ लिख कर रखना चाह रहा है तो वो लिख सकता है। और या फिर आपको ऐसा प्रोग्राम है आप चाह रहे हो कि अभी ना चले, बाद में थोड़ी देर बाद मैं इसको चला लूँगा, तो फिर आप इसको कमेंट कर सकते हो। कमेंट आसान वर्ड में ऐसा हो जाएगा जैसे कि कोई बेजान चीज़ होती है ना, मतलब है तो सही, मतलब एग्जिस्ट करती है बट अभी वो बेजान है, उसमें कोई ताकत नहीं है, कोई उसमें इंटरेक्टिविटी नहीं है। तो अभी इसके अंदर भी इसी तरह की कुछ कंडीशन है। अभी देखोगे ना तो ये वाला जो कोड है ना ये चलेगा, क्यों? क्योंकि ये कमेंट नहीं है तो ये चल रहा है। अगर मैं इससे पहले भी 2 दफ़ा जो है इसको फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करूँगा तो ये भी कमेंट हो जाएगा। कमेंट करने के एक और तरीका भी है, ये मैंने जो है तरीका यूज़ करा है, ये इनलाइन वे होता है, ठीक है। आप इसको इनलाइन वे से भी यूज़ कर सकते हो। एक तरीका है कि आप मल्टीपल एक साथ सारे कमेंट कर दो, तो एक साथ करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश आपने लगाया स्टार, ठीक है। और लास्ट में आने के बाद वापसी स्टार लगा के और फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, ये एक साथ मल्टीपल लाइन कमेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। ये एक साथ सारी फाइल कमेंट्स हो गई है। अब इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जावास्क्रिप्ट के साथ काम किस तरह से हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वेरिएबल्स कितने तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो इस पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल्स की एक हेडिंग डाल लेता हूँ, वेरिएबल्स। तो 3 तरह के हमारे पास वेरिएबल होते हैं, एक होता है वेर, ठीक है, एक होता है हमारे पास लेट, और एक होता है हमारे पास कॉन्स्ट। वेर, लेट, कॉन्स्ट, ये 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। अभी इन तीनों तरह के वेरिएबल में फ़र्क होता है। हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के जो है इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले इधर चलते हैं, इसको हटाते हैं, एक इधर सर्च कर लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट लेटेस्ट वर्जन, विच जावा स्क्रिप्ट लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि एकमा स्क्रिप्ट का जो इस वक्त 2025 के अंदर जो आया था ये है 16 एडिशन, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो इस वक्त वर्जन चल रहा है वो हमारे पास 16वां वर्जन है जावा स्क्रिप्ट का, जो आप अभी इस वक्त करंटली यूज़ कर रहे हो। तो इससे पहले जो हमारे पास ES6 था, ठीक है, ES6 मतलब 2015 के अंदर आया था। ES का मतलब क्या है? ES मतलब एकमा स्क्रिप्ट, ये जो जावा स्क्रिप्ट जिसने बनाई है उस कंपनी का नाम एकमा स्क्रिप्ट है। तो ये हमारे पास ES6 जब 5 आया था, ठीक है, सॉरी ES6 जब आया था 2015 के अंदर, तो उस वक्त जो है ये 2 वेरिएबल्स और जो है लेकर आए थे, ये न्यू न्यू वेरिएबल्स हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 2015 के अंदर ही आए थे। इससे पहले वेर यूज़ हुआ करता था। आप इसको वेर भी बोल सकते हो, आप इसको वार भी बोल सकते हो, जो इसका बोलना चाहो, बट इसका जो एक्चुअल नेम है वो है वेरिएबल, तो इसका मतलब ये वेर है। सो यहाँ पर इन तीनों में एक फ़र्क होता है, तो मैं ये फ़र्क आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास जो है यूज़ होता था 2015 से पहले, ठीक है, 2015 से पहले, और अभी भी यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कि इसको निकाल दिया गया है, 2015 से पहले यूज़ होता आ रहा था। बट अभी जो लेट आया है ना ये हमारे पास 2015 के बाद आया है, उससे पहले नहीं था। जो कॉन्स्ट आया है ये भी 2015 के अंदर ही आया है। अभी इनमें एक फ़र्क होता है। इसके अलावा एक फ़र्क तो इनमें स्कोप का भी होता है, दूसरा फ़र्क इनके अंदर जो जिस तरह से वर्क कर रहे होते हैं इनका ही फ़र्क होता है। तो सबसे पहले मैं वेर से आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया। अभी वेरिएबल क्या है? देखो वेरिएबल सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ स्टोर करानी है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, लॉगिन करते हो, ईमेल देते हो, पासवर्ड देते हो। सो आपने वहाँ पर एक साइन अप कर लिया। साइन अप करने के बाद आप 1 महीने बाद अपनी वेबसाइट पर वापसी आए, आपने लॉगिन करते टाइम पर ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, और फिर आपने लॉगिन के बटन पे प्रेस किया। जब आपने प्रेस करा तो आपको एक मतलब लोडर घूमता है, वो चेक करता है कि आपका ईमेल सही है या आपका पासवर्ड सही है या गलत है। अगर आपका पासवर्ड गलत होता है तो वो आप लोगों को बोलता है कि इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। वो क्यों बोलता है, उसको कैसे पता चला कि आप लोगों ने भाई 1 महीने पहले ये वाला पासवर्ड आप दे के गए थे, या आपने जो 1 महीने पहले ये वाला ईमेल दे के गए तो उसको कैसे याद रहा?
ठीक है, बात समझ आ रही है? उसको कैसे पता चलेगा? आप 10 साल बाद भी आओगे ना, आपके बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होंगे जो 5-5 साल पुराने होंगे, बट अभी भी वो जो पासवर्ड हमने स्टार्टिंग में उसमें अकाउंट बनाते टाइम दिया था, वो पासवर्ड आज भी वर्क कर रहा है। वो पासवर्ड आज भी, मतलब वो भूला नहीं है पासवर्ड। उसको कहाँ पर कैसे पता उसको? सो बेसिकली जो आप बोलोगे कि यार पासवर्ड वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग कोई मेमोरी कार्ड होता है, यूएसबी होती है, उसमें आप कोई ना कोई चीज़ स्टोर कर लेते हो। जैसे कि अकाउंट होता है, अकाउंट में भी डेटाबेस लगा हुआ होता है, वहाँ पर आपका पासवर्ड सेव हो रहा होता है, इसलिए उसको याद रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल में क्या होता है कि आपका सारा डेटा स्टोर रहता है। अभी इसके अंदर वेरिएबल भी एक तरह से मेमोरी कार्ड की तरह ही होता है, एक फोल्डर की तरह होता है। जैसे फोल्डर में आपने कोई फाइल बना ली, इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल के अंदर भी क्या होता है कि आपका कोई डेटा स्टोर करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अब स्टोर करने से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी मूवी ला के यहाँ पर रख दो, बट ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप्स होते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके से मतलब स्टोर करने का मतलब ये कि कुछ भी, अगर हम कोई टेक्स्ट स्टोर करना चाह रहे हैं, कोई इंटीजर कोई नंबर स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो आप ऐसा कर सकते हो। ये कैसे करेंगे अभी पता चल जाएगा। बट अभी ये समझ लो कि वेरिएबल आपका एक कंटेनर की तरह है। अगर आपने कुछ भी डेटा स्टोर करना है तो आप वेरिएबल का यूज़ करोगे। अब वेरिएबल को बनाने का तरीका क्या है कि आप उसके नाम से पहले, यानी कि आप पहले लिखोगे वेर। ठीक है, अगर आप लेट का यूज़ कर रहे हो तो लेट, कॉन्स्ट का यूज़ कर रहे हो तो कॉन्स्ट। अब कोई भी, जैसे आप कोई अपने सिस्टम के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हो, तो फ़ोल्डर के अंदर आप क्या करते हो, फ़ोल्डर का एक नाम देते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं कोई फ़ोल्डर बना रहा हूँ, अब फ़ोल्डर का कोई तो मैं नाम दे रहा हूँ ना। ठीक है, इस तरह से जो मैं नाम दे रहा हूँ, इस तरह से आपको भी एक फ़ोल्डर का, यानी कि अपने वेरिएबल का एक नाम देना होगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। इधर आते हैं, और जो यहाँ पर मैंने लिखा वेयर, इधर मैंने नाम दे दिया नेम। ठीक है, इधर मेरी मर्ज़ी में इसका नाम दे सकता हूँ यूज़र नेम। इसका नाम मैं यहाँ पर दे सकता हूँ एज, कुछ भी। मतलब आप अपने फोल्डर जब बनाते हो तो आप लोगों के पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसका नाम दो। ठीक है, यहाँ पर आप वेयर का नाम, मैंने जैसे वेयर लिखा, वेयर के बाद जो मैंने नाम दिया है ना, ये जो वेयर एज इक्वल दिया है, ठीक है, एज जो लिखा है, या आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपके वेरिएबल का नाम है। अब नाम लिखने में भी कुछ शर्त होती हैं, जैसे कि आपने नाम के बीच में स्पेस नहीं देना, नाम के स्टार्ट में नंबर नहीं देना। वो मैं अभी सारी चीज़ आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने एज लिखा, या मैं इधर लिख देता हूँ यूज़र नेम। अब इसके इक्वल टू का मतलब क्या है कि असाइन करना। इक्वल टू का मतलब है असाइन करना। अभी क्या असाइन करना, जैसे कि आप फोल्डर के अंदर आपने फोल्डर का नाम तो दे दिया, अभी फोल्डर में जाके आप फाइल स्टोर कराते हो ना, स्टोर करने का तरीका होता है कॉपी करना, पेस्ट करना। तो इक्वल टू का यहाँ पे एक तरह से मतलब ये है कि इसमें डेटा को स्टोर करना। किस में स्टोर करना? हमारे वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम क्या है? यूज़र नेम। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, स्टोर करना है। इक्वल टू के आगे मैं क्या बताऊंगा कि स्टोर करना क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा जोंडो है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डबल कोटेशन में क्यों लिखा? आप बोलोगे ऐसे भी तो लिख सकता था मैं डायरेक्टली बगैर डबल कोटेशन के। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते थे, बट इस तरीके में एक एरर है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो एक एरर आएगा। अभी रन कैसे करें? ठीक है, इसको रन कैसे करें? रन करने के लिए सिंपल तरीका है, यानी कि इसका आउटपुट हम कैसे देखें। आउटपुट देखने के लिए आप लोगों के पास होता है कंसोल। कंसोल डॉट लॉग, ये मैंने लगाया, और जो भी मेरे वेरिएबल का नाम है मैं डायरेक्टली इसके अंदर लिख दूंगा। जैसे मेरे वेरिएबल का नाम क्या है अभी? यूज़र नेम। तो मैं कंसोल में भी क्या लिख दूंगा? यूज़र नेम। याद रखना कि अभी मैं यहाँ पर देखो डबल कोटेशन का यूज़ नहीं कर रहा। इस डबल कोटेशन का यूज़ कब करना है? थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, आप बोलोगे कि मैंने ऊपर तो भाई डबल कोटेशन लगाया था, लेकिन अब यहाँ क्यों नहीं लगा रहा? देखो यहाँ अभी नहीं लगाऊंगा, कब लगाऊंगा ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मैं जाता हूँ अपने फोल्डर की तरफ, जो सॉरी मेरा जो ब्राउज़र है, यहाँ पर आपको देख सकते हो कि एक एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर, कि जॉन डो आपने जो लिखा है इज़ नॉट डिफाइन। ठीक है, इस नॉट डिफाइन का मतलब कि वो चीज़ डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है मतलब उसकी वो ऐसा समझ रहा है कि ये कोई एक वेरिएबल होगा जो पहले से डिफाइन हुआ होगा। बट अभी कोई मेरे पास एक्स्ट्रा आपको कहीं देखो, अभी आपको इतना तो पता चल गया कि वेरिएबल क्या होता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपको इस वेरिएबल के अलावा और कोई वेरिएबल यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा बना हुआ? नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर इसीलिए वो समझ रहा है कि ये जो जोंडो है ना, ये जोंडो है, ये कोई वेरिएबल होगा। तो बोल रहा है ये वेरिएबल अभी डिफाइन नहीं है। ठीक है, अभी ये अगर ये वैलिड कब होगा? ये वैलिड जब होगा जब अगर कोई इस नाम का वेरिएबल बना हुआ होगा और इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी, जोंडो है। ठीक है, या माय नेम इज़ जोंडो, इस तरह से आप कुछ कर सकते हो, माय नेम इज़ जोंडो है। ये वैलिड अब हो सकता है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो माय नेम इज़ जोंडो। आप बोलोगे प्रिंट तो मैंने यूज़र नेम को कराया हुआ है, तो मैंने अगर मैं जोंडो को कराता तो तब आना चाहिए था ना, ये अभी से क्यों आ गया? ये देखो, इसको तो अब आना चाहिए था। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। आप ये इसलिए अभी आ रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे, ये जो जोंडो नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है ना, ये वेरिएबल मैंने असाइन करा इस यूज़र नेम के वेरिएबल को।
ठीक है, मतलब कि मैंने बोला यूज़र नेम नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है जोंडोए, और जोंडोए की वैल्यू क्या है, माय नेम इज़ जोंडोए। तो अब यहाँ पर जब मैं यूज़र नेम को रन करूँगा, यूज़र नेम को, तो इसका आउटपुट तो वही आएगा जो जोंडोए का आउटपुट था। ठीक है, तो ये हमारे पास वो उसको ऐसा समझ रहा था। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर डबल कोटेशन में लिखना होगा, क्योंकि इस तरह से वो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो आपको एरर देगा। अगर मैं इसको यूज़र नेम को रन करूँगा तो अब वो आपको जोंडोए दिखाएगा। तो इसको आप बगैर डबल कोटेशन के नहीं लिख सकते। अब सवाल ये कि आप बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कब बगैर डबल कोटेशन के लिखना है और कब कोटेशन के साथ लिखना है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। आप लोगों को इसका आउटपुट अभी कैसे पता चलेगा, आप लोगों को इसके लिए पढ़नी पड़ेगी डेटा टाइप्स, जो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। तो डेटा टाइप्स आप लोगों को ये बताता है कि आप लोग किस तरह से लिखोगे, कब आपको कोटेशन लगानी है, कब आपको कोटेशन नहीं लगानी है, कब आपको नंबर में लिखना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को उस वक्त समझ में आ जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझो कि डबल कोटेशन में आपने जब लिखना है जब आप कोई इंग्लिश लिख रहे हो, जैसे कि आप इंग्लिश में लिख रहे हो, जैसे कि माय नेम इज़ अली हो गया, बिलाल हो गया, आप अपना कोई नाम देना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको ये बोलता है स्ट्रिंग। आपके लिए तो वो इंग्लिश होगी, ठीक है, आपके लिए या तो ऐसा रोमन उर्दू होगी, वो आप लोगों के लिए हिंदी होगी, कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग होगी या कोई भी दूसरी लैंग्वेजेस होगी। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के लिए वो सब कहलाता है स्ट्रिंग। क्या कहलाता है वो, स्ट्रिंग। अब ये जो है ना, ये कहलाता है वो, ये सब जावा स्क्रिप्ट के लिए स्ट्रिंग कहलाता है। अभी जावास्क्रिप्ट के लिए स्ट्रिंग क्या कहलाता है, डबल कोटेशन। ये डबल कोटेशन भी जावास्क्रिप्ट के लिए स्ट्रिंग है, या फिर सिंगल कोटेशन भी जावास्क्रिप्ट के लिए स्ट्रिंग है। अगर आपने कुछ भी स्ट्रिंग में लिखना है, ठीक है, जब भी आपको कुछ स्ट्रिंग में लिखना है तो आप यहाँ पर या तो डबल कोटेशन का यूज़ करोगे या तो फिर आप सिंगल कोटेशन का यूज़ करोगे। अभी ये हमें देखो सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक अपना रूल होता है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने कंप्यूटर से बात करनी है तो 0101 आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप जो है दूसरी ज़बान में बात करना चाह रहे हो कंप्यूटर से, तो देखो हर ज़बान का एक अपना सिंटैक्स होता है, हर ज़बान का एक अपना रूल होता है, तो आपने उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी डबल कोटेशन मैंने लगाया है और इसके अंदर जोंडो लिखा है, इसका मतलब है कि मैं अभी इसमें इंग्लिश में लिख रहा हूँ। जैसे ही रन करा तो सब कुछ सही है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंगल कोटेशन में लिखूं तब भी ये वैलिड है। मैं इसको भी लिख के दिखा देता हूँ। कट करा, इसको हटा दिया और सिंगल कोटेशन के अंदर आके मैंने जॉन डोए लिख दिया, ये अभी भी वैलिड है। तो आप दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। इसको कहते हैं स्ट्रिंग। याद रखना कि अगर मैं कंसोल के अंदर, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर स्ट्रिंग में लिख दूँ, ठीक है, यूज़र नेम मैंने लिख दिया, तो अब इसका आउटपुट आप लोगों से सवाल है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, या जॉन डोए आएगा या यूज़र नेम आएगा। सो इसका जो आउटपुट है वो आएगा यूज़र नेम। इसका रीज़न ये है, आप देख सकते हो यूज़र नेम आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना स्ट्रिंग का मतलब कि भाई मैं कंसोल को ऐसा बोल रहा हूँ कि आप एज इट इज़ ही प्रिंट कर दो। मतलब जो मैंने आपको बोला है ना, आप वही का वही प्रिंट कर दो। आपको मैंने यूज़र नेम बोला है, आप यूज़र नेम ही प्रिंट कर दो। आपको अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल बोलूँ यूज़र नेम अली खान, ठीक है, तो आप अली खान ही प्रिंट कर दो, बिल्कुल वो अली खान ही प्रिंट कर देगा। सो यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट हटा दूँ, यानी कि कोटेशन में अपनी हटा दूँ, तो अब वो ऐसा समझेगा कि कोई वेरिएबल को जो रन करने की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये कोटेशन को हटा दिया, यहाँ से इस कोटेशन को भी हटा दिया। अब वो ऐसा समझ रहा है कि इस नेम का, इस यूज़र नाम का कोई ना कोई वेरिएबल होगा, ये उसका नाम आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल उसका नाम ही आ रहा है, इस नाम का हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है। सो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि भाई अगर डबल कोटेशन में लिखना है कंसोल के अंदर तो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, अगर बगैर डबल कोटेशन के लिखेंगे तो ये समझेगा कि उस नाम का कोई ना कोई वेरिएबल होगा। अगर मैं इसको डबल कोटेशन में लिख दूं, अब आप एक साथ कंसोल में दो चीज़ें भी लिख सकते हो। आप कोमा लगाकर आप बता सकते हो कि मेरा यूज़र नेम भी आ रहा है। ये जो यूज़र नेम है इसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एज इट इज़ लिखना है, मतलब जैसा मैंने लिख के दिया आपको वैसा का वैसा ही लिखना है। बट अभी कोमा लगा के मैंने लिख दिया यूज़र नेम, और ये बगैर डबल कोटेशन के। इसका मतलब ये है कि इसके ये जो ये कोई एक ये वेरिएबल होगा, और वेरिएबल की वैल्यू जो आप देख सकते हो जोंडोए आ रहा है। अभी दोनों के आउटपुट एक साथ दे देगा, यूज़र नेम जोंडोए। आप इसमें कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हो। कॉन्केटिनेशन में क्या होता है कि आप इसको प्लस कर सकते हो। प्लस लगाने का मतलब ये है कि दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो यूज़र नेम प्लस जोंडो है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। ये होती है कॉन्केटिनेशन। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। अब सवाल ये है कि वेयर में, लेट में, कॉन्स्ट में फ़र्क क्या है। वेरिएबल तो समझ आ गया, ठीक है। देखो इसमें फ़र्क ये होता है
कि अगर फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि मैं एक और वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं अपनी कोई ना कोई मतलब दूसरा नाम स्टोर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक होता फर्स्ट नेम, एक होता लास्ट नेम, तो मैं कोई एक और वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ और इसके अंदर फिर से मैंने मान लो गलती से, ठीक है, जान करके नहीं, गलती से मैंने जॉन डोए के अलावा जो है यहाँ पर स्टोर कर दिया जेनी, ये मैंने स्टोर कर दिया। यहाँ पर अब सवाल ये है कि अगर मैं कंसोल करूँ, ठीक है, अगर मैं कंसोल कराऊँ यूज़र नेम को, तो बताओ क्या आएगा? ठीक है, आप लोग गेस करो क्या आएगा, कि ये वाला जोंडो आएगा या जेनी आएगा? तो इसका सिंपल आउटपुट ये है कि इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा जेनी। ठीक है, आप लोग समझ रहे होगे, कोई सोच रहा होगा कि एरर आएगा, कोई सोच रहा होगा कि हो सकता है दोनों आ जाएं, कोई सोच रहा होगा कि जॉन आएगा, जोंडो आएगा, कोई सोच रहा है जेनी आएगा। तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट है वो जेनी आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो जेनी क्यों आया? जेनी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जब जावास्क्रिप्ट, देखो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, अब इंटरप्रेटर और दो चार आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ में होने वाले वर्ड हैं। एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। अभी दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि इंटरप्रेटर भी होती है और कंपाइलर भी होती है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फ़र्क ये होता है कि जो इंटरप्रेटर होती है ना, तो ये आपका कोड हमेशा लाइन बाय लाइन चलता है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। पहले आपकी जो याली लाइन प्रिंट होगी, ठीक है, उसके बाद आपकी याली लाइन प्रिंट होगी, फिर उसके बाद याली लाइन, ये होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर में दूसरा एक फ़र्क और होता है कि जैसे आपने आउटपुट लिखे रहो ना, ये हाथों हाथ जो है आपके कोड को क्या करेगा, कंपाइल करता जा रहा है एक तरह से ना, जैसे कंपाइल करता जा रहा है आउटपुट देता जा रहा है। ये वाली लाइन जैसे उसने रन करी तो आपको हाथों हाथ वो आउटपुट दे देगा, नीचे जाएगा ही नहीं। अगर मान लो ये लाइन प्रिंट होने में 10 मिनट लगा रहा है ना, तो नीचे वाला कोड चलेगा नहीं, पहले नीचे वाला कोड जो है ना 10 मिनट तक वेट करेगा कि पहले वाली लाइन चल जाए, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। ये होता है इंटरप्रेटर। एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपने मान लो 5,000 लाइन का कोड करा, जब आप उसको रन करोगे ना तो रन करने के लिए पहले आपको वो कंपाइल करेगा आपके कोड को ना। आपके कोड को कंपाइल करने का मतलब ये, पहले पहले पूरी की पूरी 5,000 लाइनों को एक साथ उठाएगा, फिर वो कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद उसको जो लेके जाएगा मशीन के पास, मशीन के पास से लेकर आने का, फिर वापसी से आपको आउटपुट देगा। तो ये होते हैं कंपाइलर। जैसे कंपाइलर लैंग्वेजेस भी बहुत सारी होती हैं, मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा दिखाता हूँ कि कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर ये आ रही है। अभी जैसे कि देख सकते हो, सी सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, रस्ट हो गई, गो हो गई, फोर्टन हो गई, एडा हो गई, कोबल हो गई, ये ये सारी जो है कंपाइलर लैंग्वेजेस हैं। अभी कंपाइलर में आप लोगों ने अगर इनमें से कोई एक आध पढ़ी है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर किसी ने सी पढ़ी होगी ना, तो सी को जब रन करते हैं ना, तो वो आपको एक अलग से एक फ़ाइल बनाकर देता है। ठीक है, जब कभी आपने अगर सी या सी प्लस प्लस पढ़ी हो, या इनमें से कोई भी आपने पढ़ी होगी, तो जब आप इसको इनमें से किसी भी एक प्रोग्रामिंग को रन करोगे ना, तो ये आपको एक अलग से एक फ़ाइल बनाकर देगा। ठीक है, जैसे ये फ़ाइल बनाकर देगा तो ये फ़ाइल आपके कोड के पास जाएगी, आपकी मशीन के पास जाएगी, फिर वो मशीन आपको आउटपुट देगा, फिर वो जो है आपके पास आंसर आ रहा होगा। तो इस तरह का प्रोसेस होगा। एक होता है इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी इंटरप्रेटर के अंदर जैसे जावास्क्रिप्ट और पाइथन भी आ जाती है। इंटरप्रेटर, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, तो इसके अंदर एक लिस्ट है, देख सकते हो कि पाइथन आ रही है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट आ गई, रूबी आ गई, पीएचपी आ गई, पर्ल आ गई। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज वो हैं जो इंटरप्रेटर होती हैं। दोनों का फ़र्क उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि क्या होता है। अभी यहाँ पर वेयर जो हमने लिया है यूज़र नेम, और दूसरा हमने लिया जेनी। अभी इसको रन करा तो इसका आउटपुट आप लोग देख सकते हो कि जेनी आ रहा है। अभी जेनी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये है इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इंटरप्रेटर में कोड हमारा लाइन बाय लाइन चल रहा है, ठीक है, पहले उसने जोन डोए प्रिंट करा होगा, लेकिन जब यहाँ पर सेम नाम का वेरिएबल आया ना, तो वो जो है पुराना वाला क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। ओवरराइट समझते हो ना, कि जब दो नाम, यानी कि आप अगर कोई कंप्यूटर के अंदर आपने दो फोल्डर बनाए, एक फोल्डर बनाया आपने वन नाम का, दूसरा फोल्डर एक और आपने बनाया, उसको भी आप वन नाम देने की कोशिश कर रहे हो, तो कंप्यूटर आपको मना करेगा, आपको बोलेगा कि भाई ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ऑलरेडी कंटेंट्स है ये फोल्डर हमारे पास, तो आप बना नहीं सकते सेम नाम का वेरिएबल। बट यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम्स कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसके अंदर कई सारे बग्स हैं, क्योंकि 10 दिनों में तो जावास्क्रिप्ट को बनाया गया है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को कितने दिन में बनाया है? 10 दिनों में बनाया है। तो 10 दिन में जब कोई चीज़ बनती है तो आपको पता है इसमें बहुत सारे बग्स आ सकते हैं। तो इसमें कई सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपको पहला इशू मैंने दिखाया कि वेयर, जब हमने बनाया वेयर नाम से वेरिएबल, तो इसमें एक नाम दिया, जोंडोए दिया, सब कुछ सही था, सारी चीज़ें सही चल रही थी। जब मैं अगेन इस नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, तो फिर से आपने देखा कि जेनी प्रिंट हो गया।
तो जॉन डोए जो है वो हट गया और उसकी जगह पे क्या प्रिंट हो गया, जेनी। ये हुआ क्यों? आप बोलोगे इसको तो एरर देना चाहिए था, क्योंकि कंप्यूटर में तो एरर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। बिल्कुल यहाँ नहीं आएगा, इसका यही तो रीज़न है। देखो जावास्क्रिप्ट में यही तो मसला है कि वो सेम नाम जब आप वेरिएबल बना रहे हो तो वो उसके ऊपर एरर नहीं दे रहा, जबकि उसको एरर देना चाहिए था। बात समझ आ गई? ये यही एक मसला है। इस मसले का सॉल्यूशन, एक तो मसला ये है, दूसरा मैं मसला एक और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हैं। आपने एक वेरिएबल, एक तो होता है वेरिएबल बनाना और एक होता है वेरिएबल को अपडेट करना। आसान वर्ड में, जैसे कि मान लो आप आपके फोल्डर में कोई चीज़ आपने स्टोर करी, आप बोल रहे हो कि इस वाली फ़ाइल को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, मतलब कि नई फाइल लाऊंगा और उस नई फाइल को प्रीवियस वाली फ़ाइल से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये होता है रिप्लेस करना, यानी कि अपडेट करना। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। यहाँ पर अपडेट किस तरह से करोगे? आपको अपडेट करने के लिए पहले तो वेरिएबल का नाम लिखना, यूज़र नेम को अपडेट करना चाह रहा हूँ। अपडेट करके मैं उसको नाम चेंज करके बनाना चाह रहा हूँ हाउ आर यू। ठीक है, ये मैं इसका नाम बनाना चाह रहा हूँ। समझ आई मैंने क्या बोला? जो यूज़र नेम ऑलरेडी मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है जॉन डोए, मैं इसको जॉन डोए से हटाकर इस वाले नाम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। और अब जैसे ही यूज़र नेम को रन करूँगा तो इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है। यूज़र नेम हाउ आर यू। समझ आई बात? तो ये होता है अपडेट करना। अब आधे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली हाउ आर यू इधर क्यों नहीं लिख रहा। ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली इधर क्यों नहीं लिख रहा। मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि जब रियल में कोई कोड हमें मतलब अपडेट करना होता है ना, जब मतलब कोई भी आपको आउटपुट अपडेट करना होगा या आप जोड़ होगा, आप बोलोगे डायरेक्टली मैं लिख दूँ, तो मेरा आपसे सवाल है कि रियल में कोई यूज़र आपकी वेबसाइट, आपने कोई वेबसाइट पर गए, आपने टू डू लिस्ट बनाई, आप टू डू लिस्ट को अपना अपडेट करना चाह रहे हो। अपडेट करने के लिए क्या आप कोड में आके क्या इस जगह पर डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे क्या? ठीक है, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। तो उसका अपडेट करने का एक अलग प्रोसेस होगा, अलग कोड होगा। तो अपडेट करने का जो अलग से तरीका है ना, वो ये वाला है। ठीक है, डायरेक्टली तो आप इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब आप क्या करोगे? उसको नई वैल्यू देना चाह रहे हो, आप बोले पुरानी वाली हट जाए, उसकी जगह पे नई वैल्यू आ जाए। तो अपडेट करना इसको बोलते हैं। अपडेट करने का सिंपल तरीका है कि वेरिएबल का नाम दो और इक्वल टू लगा के नई वैल्यू असाइन कर दो। इसका मतलब है जॉन डो हट जाएगा और उसकी जगह पे हाउ आर यू जाके फिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यूज़र नेम में क्या आ रहा है, हाउ आर यू। या अभी यहाँ पर अगर आप 50 बार अपडेट करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। आपने बोला जैसे कि हाउ आर यू की जगह पे मैं आप प्रिंट कर दो कि आई एम फाइन। ठीक है, आई एम फाइन। अब अगर रन करेंगे तो आई एम फाइन प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर यूज़र नेम जो पहले हाउ आर यू था ठीक है, अब नहीं है, क्योंकि अब वो अपडेट होकर क्या बन गया, आई एम फाइन। ये होता है अपडेट करना। तो अपडेट करने तक तो ठीक था, बट अभी वेयर में प्रॉब्लम ये है कि जब सेम नाम का हम वेरिएबल बना रहे हैं ना, तो वो कोई हमें एरर नहीं दे रहा। आप बोलोगे ये तो कोई, चलो हम चेंज कर लेंगे, कोई नहीं दे रहा तो खैर है। देखो अभी तो आप बोल रहे हो क्योंकि अभी हमारे पास 2 लाइन का कोड है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं तो अभी इसको चेंज कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये मान लो 500 लाइन का कोड हुआ और आप जो है काम करते 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 कोई इतने नीचे पहुंच गए, ठीक है, अब क्या करोगे? और अभी आप कोड करते करते भूल गए कि ऊपर मैंने किस नाम का वेरिएबल बनाया था, और यहाँ पे फिर से आपने यूज़र नेम नाम का वेरिएबल बना लिया गलती से। ठीक है, आपने बोला वे यूज़र नेम, आपने फिर से बना दिया और इसके अंदर आपने ये नंबर स्टोर कर दिया। और अब जब मैं इसको रन करूँगा तो अब तो मैं ये बात तो मैं भूल चुका पर मैंने किस नाम का वेरिएबल बनाया था। इसको कंसोल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका आउटपुट ये आ रहा है। इसका मतलब है कि वो अपडेट हो गया। तो ये इसमें इशू है, वो आपको एरर नहीं दे रहा और आपको ये बात आपको बता भी नहीं रहा कि आपने पहले इस नाम का कोई वेरिएबल बनाया हुआ है। तो ये आपके पास इशू आ सकता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ कि मतलब मैं नहीं भूलूंगा, तो फिर आप बिल्कुल वेयर बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो आज के टाइम पे वेयर का थोड़ा सा यूज़ कम हो गया क्योंकि इसमें यही प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारे पास जो लेट है, जब 2015 के अंदर लेट आया ES6 वर्जन के अंदर, तो वहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व करा गया। लेट ने क्या करा, लेट ने बहुत ही अच्छा काम करा। ये हमारा लेट आपको क्या बोल रहा है कि अगर आप इस लेट का यूज़ करके वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, तो उसमें फ़र्क क्या होगा। आपने लिखा लेट, फिर से आपने लिखा यूज़र नेम, लिखने का तरीका सेम वही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। और आपने यहाँ पे लिखा जॉन डोए, अभी रन करा तो जॉन डोए प्रिंट होकर आ गया। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि अगर आप जब फिर से सेम नाम का वेरिएबल बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपको एक एरर देगा। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको रन करूँगा तो एरर आ गया।
ये आपको बोल रहा है सिंटेक्स एरर, जो हमारे लिए है तो एरर मतलब बुरी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए अगर एरर आ रहा है ना, ये बहुत अच्छी बात भी है। क्यों? क्योंकि हमें ये बात पता चल रही है कि जो सिंटेक्स एरर आपको ये बता रहा है कि लिखने में कोई गलती करिए, कि आपका जो आइडेंटिफायर है ना, आपका आइडेंटिफायर मतलब आपका जो यूज़र नेम है, आपका जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है, वो हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, या आप पहले से बना चुके हो, अब इस नाम का वेरिएबल आप नहीं बना सकते। तो अब इसका मतलब ये हुआ हमारे लिए अच्छा फ़ायदा ये हो गया, हमें कोई बताने वाला आ गया कि यार आपने इस नाम का वेरिएबल बनाया है, या अब आप नहीं बना सकते। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका नाम चेंज कर दो, आप बोल दो यूज़र 1 यूज़र 2 इस तरह से बना दो, कोई इशू नहीं है। अभी जॉन डो आ गया, अगर मैं यूज़र नेम 2 को प्रिंट करूँगा तो फिर यहाँ पर जेनी आ जाएगा। इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको फ़र्क समझ में आया होगा। दूसरा एक और फ़र्क है कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया जेनी नाम का, अब अगर आप इसको अपडेट करना चाह रहे हो तो अपडेट इसमें भी आप कर सकते हो। जैसे कि वहाँ पे मैं अपडेट कर रहा था हाउ आर यू, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी अपडेट करना चाह रहे हो तो अपडेट कर सकते हो। याद रखना, अपडेट करना ये कोई मसला नहीं है, ठीक है, अपडेट हमें करना होगा। अपडेट तो सही है अपनी जगह, लेकिन मसला वो था कि जब सेम नाम का हम वेरिएबल बना रहे थे, ये हमारे लिए एक मसला था। मसले इसमें और भी बहुत सारे हैं। वेरिएबल्स अभी इतने मैं बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये समझो आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो इसमें क्लोजर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, वेयर का अलग बिहेवियर होता है, लेट का अलग बिहेवियर होता है, ये हम तो इसको एडवांस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पर अभी जो है आपके पास एक आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट आपको पता है कि एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे कि जोंडो यहाँ पर मैंने प्रिंट करा, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो अभी आउटपुट इसका वही सेम आएगा जैसे कि पहले ऊपर आलो का आ रहा था। अभी रन करा तो यहाँ पर जोंडो आ गया। अगर मैं इसको अपडेट करने पहले, तो फ़ायदा इसमें क्या है कि सेम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा तो अगेन एरर आएगा कि आप ऑलरेडी सेम नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। आप इसको यहाँ तक के अपडेट भी नहीं कर सकते, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। जैसे रन करा तो क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि आप इसको अपडेट भी नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। क्या दिस लाइन वुड केस एन एरर बिकॉज कॉन्स्ट वेरिएबल, ठीक है, और कॉन्स्ट वेरिएबल कैन नॉट बी रीअसाइन। आप यानी कि जब कोई वेरिएबल बना रहे हो, जिस तरह से ऊपर हमने वेरिएबल बनाया, इसको अपडेट करा यूज़र नेम को, यहाँ पर ये काम भी आप नहीं कर सकते। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो कॉन्स्ट के अंदर इन तीनों का मैं थोड़ा सा जल्दी से लिख के दे देता हूँ कि ये होता क्या है। अगर आप वेर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सो क्रिएट सेम वेरिएबल नेम एंड अपडेट एंड यू कैन अपडेट वेरिएबल अपडेटेड, ठीक है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर एक ये जो है मैसेज भी लिखे रहने देता हूँ, ये आपको ताकि क्लियर रहेगा। या आप इसको, ये अलाउ है, इसको अपडेट आप कर सकते हो। अगर आप लेट का यूज़ कर रहे हो तो लेट में क्या होगा कि आप जो है यहाँ पर सेम नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, कहाँ गया, लेट लेट इसको कमेंट करते हैं, लेट क्रिएट सेम वेरिएबल, ठीक है, सेम नेम वेरिएबल, ठीक है, सेम नेम वेरिएबल, यहाँ भी मैं इसको सेम नेम वेरिएबल एंड यू कैन नॉट अपडेट इट, ठीक है, यहाँ पर यू कैन अपडेट इट बट यू कैन नॉट अपडेट इट। ये यहाँ पर क्रिएट, सॉरी गलती यहाँ पर कर दी है, कैन नॉट सेम नेम वेरिएबल एंड यू यू कैन अपडेटेड, मतलब अगर आप लेट का यूज़ कर रहे हो तो आप सेम नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने दिखाया और ये मैंने इसका कोड लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको सेम नाम का अगर वेरिएबल बनाओगे यूज़र नेम, तो दिस वुड केस एन एरर बिकॉज यू कैन नॉट री डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है, विथ सेम नेम वेरिएबल विथ लेट। और यहाँ पर अगर आप इसको अपडेट करने की कोशिश करोगे तो दिस इज़ अलाउ विथ लेट, ठीक है। एक आता है कॉन्स्ट। अगर मैं कॉन्स्ट की बात करूँ तो ये सिंपल है कि दिस इज़ अ सिंपल जावास्क्रिप्ट, इसको मैं सॉरी मैं हटाता हूँ कॉन्स्ट की, मैं यहाँ पर मुझे कॉन्स्ट का लिखना है। कॉन्स्ट के अंदर क्या होगा कि आप यहाँ पर क्रिएट सेम नेम यू क्रिएट यू कैन नॉट सेम नेम वेरिएबल एंड यू कैन नॉट अपडेटेड, ठीक है, ये दोनों आप काम कर सकते हो। अगर इस तरह का काम करोगे
तो आपके पास दोनों केस के अंदर एरर आएगा। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया कि वेयर, लेट, कॉन्स्ट क्या होता है। ठीक है, इनका फ़र्क भी समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपने वेरिएबल बनाना है तो उसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उसको आपने फॉलो करना होगा। जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि आपने अगर कोई वेरिएबल बनाया तो आपने नेम इक्वल टू जोंडे लिख दिया, ठीक है। लेकिन अक्सर लोग क्या करेंगे कि आप स्टार्टिंग के अंदर इस तरह से ए लिख के वेरिएबल बना दोगे, ठीक है, ए भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए रीडेबल, कि अगर कोई दूसरा डेवलपर भी उसको पढ़े तो उसको वो बात समझ में आ रही हो कि क्या आपने नाम दिया। ठीक है, नाम आपका रीडेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने ए लिखा, अब आप अगर कोई दूसरे बंदे से मैं पूछूँ ये ए की वैल्यू जो है ना झोंडो है, तो वो समझेगा झोंडो है क्या है, उसका नाम है, उसके अब्बू का नाम है, उसके मामू का नाम है, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल फादर, तो अगर मैं अभी किसी को दिखा के पूछूँ तो उसको पता चल जाएगा किसी फादर की बात हो रही है, ठीक है, उसके अब्बू की बात हो रही है। ये होता है रीडेबल कॉन्सेप्ट। दूसरा आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप वेरिएबल जब बनाओगे तो आप क्या क्या अलाउ नहीं है। जैसे कि फादर आपने नेम देना चाह रहे हो, फादर नेम ऐसे लिख दो, वो तो ठीक है, बट अगर आप इसके बीच में माइनस दोगे तो याद रखना ये अलाउ नहीं है। आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें जो अलाउ नहीं है। आप वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। आप वेरिएबल के नाम के अंदर स्टार्ट में नंबर नहीं दे सकते, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं दे सकते, वेरिएबल के नाम में माइनस नहीं दे सकते, वेरिएबल के नाम के अंदर आप कोई सिंबल भी नहीं दे सकते हो, जैसे कि परसेंटेज हो गया या बीच में लगा दिया, एरर आएगा। ये सब वो तरीके हैं जो आप नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। आप ये कर सकते हो कि अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया, आप अंडर स्कोर लगा दो माइनस की जगह, जैसे कि फादर नेम, दिस इज़ द वैलिड वेरिएबल नेम। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपने एक वेरिएबल बनाया लेट फादर, ठीक है, फादर, इस तरह से कैमिल केस में लिख दो। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कैमिल केस में इस तरह से लिख दो, ये भी वैलिड है। आप और क्या कर सकते हो, अगर आपने नंबर लेना है तो नंबर आप जैसे लगा दो फादर 2, तो आप स्टार्ट में तो नंबर नहीं दे सकते, बट एंड में नंबर आप दे सकते हो। स्टार्ट में नहीं दे सकते, एंड में आप दे सकते हो, ये बात याद रखना। अगर सिंबल की बात करें तो सिर्फ आपके पास एक सिंबल एक ही अलाउ है। जो सिंबल होगा वो कौन सा होगा, लेट डॉलर, क्योंकि डॉलर आपको पता सब जगह चलता है, इंटरनेशनल कंट्री की जो है ये साइन है। यहाँ भी चलेगा भाई, क्योंकि पैसा हर जगह चलता है, तो इस तरह से डॉलर भी हर जगह चलेगा। तो एक भाई एक डॉलर का साइन है जो आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। अदरवाइज़ दूसरे सिंबल्स में आपके पास एरर आएगा। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा किस तरह से काम किया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। ये आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा बोरियत लग रहा हो, बट अभी ये कि मैं ये नहीं बोल रहा एक साथ पूरी वीडियो देखो, थोड़ी थोड़ी रुक रुक के देख लेना, लेकिन ये कि इसको प्रैक्टिस करो और इसको कॉन्सेप्ट के जहन में रखना, कॉन्सेप्ट को ना, कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते। डेटा टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में 8 तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं, और 8 में से भी 2 हमारा प्रिमिटिव होती है, नॉन प्रिमिटिव होती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास मैंने डेटा टाइप लिख दी है स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, सिंबल। तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैं अलग करके लिखूंगा क्योंकि ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। ये अभी प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के चक्कर में मत जाओ, सिंपल याद रखो कि 2, 4, ये 6 और एक ये 7, और इसमें से एक मिसिंग है जो कि बिगिंट, ठीक है, बिगिंट, ये भी हमारे पास डेटा टाइप है। ये हमारे पास सिंबल और बिगिन जो है लेटेस्ट 2015 में आए थे, बट पहले नहीं थे। अभी स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस तरह से कुछ लिख रहे हो तो ये आपके पास स्ट्रिंग है। अगर ये नंबर में आपने कुछ लिखना है, जैसे कि नंबर हो गया, मतलब 30 आपने दे दिया, ये एक नंबर है। एक चीज़ याद रखना कि अगर मैं जब इसको वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक एक करके कंसोल करा के भी दिखाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा जोंडो है, अभी रन करा किसको, नेम को, तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या आ रहा है, जोंडो है। अभी ये बात देखो, मैंने बोला है कि ये जो है ना एज आ एक स्ट्रिंग है, बट ये बात मैं जावास्क्रिप्ट से सुनना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग है या नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे, आप यहाँ पे लगाओगे टाइप ऑफ, यहाँ पर आपके पास एक कीवर्ड आता है टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ आपको क्या बताएगा, एक किस टाइप का वेरिएबल इसमें, यानी किस टाइप का डेटा स्टोर है। तो आप देख सकते हो किस टाइप का दिखा रहा है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको मैं नेम्स कर देता हूँ, एरर आएगा। होता है नंबर, अगर मैं यहाँ पर एज लिख दूँ तो आपको क्या दिखाएगा, नंबर। क्यों, क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर है वो नंबर है। हाँ, अगर आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर मैं इसको डबल कोटेशन में लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डबल कोटेशन में लिख दूँ तो अब क्या आएगा, अब इसका आउटपुट आएगा, एरर नहीं आएगा भाई, इसका आउटपुट आएगा स्ट्रिंग,
ठीक है, इसका आउटपुट आएगा स्ट्रिंग। क्यों, मैंने कल ही प्रीवियस क्लास में बताया था और इससे पहले भी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि ये होता है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होता है कि आप जो भी डबल कोटेशन में लिखोगे वो सारा क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। आप इसको पॉइंट्स में अगर लिखते हो तो अदर प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़कर आ रहे हो तो वहाँ पे पॉइंट्स वाली वैल्यू जो है ना फ्लोट कहलाती है, जैसे पाइथन में। यहाँ पर पॉइंट्स वाली जो वैल्यू होती है ना ये भी नंबर ही कहलाती है। जैसे कि 30 पॉइंट्स मैंने समथिंग कोई वैल्यू दे दी तो ये भी नंबर ही होगा, ये फ्लोट नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास इस स्टूडेंट अभी बुलियन होता है ना, ठीक है, बुलियन में क्या होता है, आपके पास जो डेटा होता है ना वो ट्रू या फॉल्स में आता है। ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे इस स्टूडेंट्स में क्या दिखा रहा है, बुलियन। अगर मैं इसको कर दूँ ट्रू, अभी भी क्या दिखाएगा, बुलियन। लेकिन याद रखना कि अगर मैंने इस ट्रू को डबल कोटेशन में लिख दिया तो अब ये फिर से स्ट्रिंग दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। तो ये आपके पास बुलियन में से दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। एक होता है आपके पास अनडिफाइन। अनडिफाइन में क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल बनाया लेट और वैल्यू लिख के छोड़ दिया, बस ये आपका वेरिएबल बन गया। ये आपका कहलाएगा अनडिफाइन। अभी जैसे रन करा तो क्या दिखा रहा है, अनडिफाइन। अनडिफाइन मतलब कि आपने वेरिएबल बना तो दिया बट उसकी वैल्यू कोई डिफाइन नहीं करी। तो सिंपल है, मतलब आपने वेरिएबल बनाया लेकिन इक्वल टू लगाकर आपने उसकी वैल्यू कोई असाइन नहीं करी। तो ये होता है आपके पास अनडिफाइन। अगर आप इसकी टाइप चेक करोगे तो क्या दिखा रहा है, अनडिफाइन। अच्छा, एक होता है नल। नल क्या होता है कि जैसे इक्वल टू लगाया नल, तो इसका आउटपुट आपको जावास्क्रिप्ट का ये भी एक बग है, जैसे मैंने पहले बताया बग जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे हैं। तो ये आपको जब इसकी टाइप चेक करोगे ना तो टाइप में आपको क्या दिखाएगा, ऑब्जेक्ट, लेकिन ये है क्या, नल। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का बग है कि जब आप नल की डेटा टाइप चेक करोगे ना तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाएगा जबकि वो है नल। अगर हाँ आप टाइप चेक नहीं कर रहे और आप डायरेक्टली वैल्यू लिखोगे तो वैल्यू के अंदर आपको नल ही दिखाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू नल है। अभी अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि नल और अनडिफाइन में फ़र्क क्या है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कंफ्यूज हो। स्टार्टिंग के अंदर होगा इस तरह से, क्योंकि देखो नल जो होता है ना, इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्च करते हैं जावा स्क्रिप्ट नल वर्सेस अनडिफाइंड। तो यहाँ पर इमेजेस में आता हूँ और इमेजेस में एक अच्छी एग्जांपल यहाँ पर मुझे लगती है और इसको समझना ये किस तरह से समझाएगा। ये आपको बता रहा है नॉन ज़ीरो वैल्यू। नॉन ज़ीरो का वैल्यू का मतलब कि आपके पास एक टिश्यू पेपर का रोल है जहाँ पर आपके पास ये भरा हुआ है, नॉन ज़ीरो है मतलब फुल हुआ है। एक आ रहा है ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब कि आपका टिश्यू पेपर का जो रोल है वो एंड की तरफ आ गया। ठीक है, मतलब सिर्फ जो उसका गत्ता होता है ना टिश्यू पेपर का, सिर्फ वो बचा है। नल मतलब बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल खाली, मतलब टिश्यू पेपर था लेकिन नल हो गया, अभी खाली हो गया। अनडिफाइंड मतलब कि आपके पास था ही नहीं। अनडिफाइंड मतलब कि आपके पास जगह तो थी टिश्यू पेपर लगाने की बट वहाँ पर आपने कोई टिश्यू पेपर नहीं लगाया। मतलब जगह तो डिफाइन है, मतलब जगह अनडिफाइन है, जगह बनी हुई है, टिश्यू पेपर अनडिफाइन है। ठीक है, तो ऐसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि चाय का कप होता है टेबल पर रखा हुआ है। अभी चाय का जो कप है वो टेबल पे रखा हुआ है, इसका मतलब वो भरा हुआ है तो इसका मतलब नॉन ज़ीरो है। अगर वो एंड की तरफ हो गया इसका मतलब ज़ीरो है। अगर वो चाय आपने पी ली लेकिन कप तो है लेकिन नल हो गया, खाली हो गया, ठीक है, वो नल होता है, मतलब कोई चीज़ थी बट अभी नल है। अनडिफाइंड मतलब कि कप ही नहीं था, टेबल तो थी बट कप ही नहीं है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा किस तरह से ये नल और अनडिफाइंड में फ़र्क होता है। एक होता है बिगिंट। बिगिन मतलब कि कोई बड़ा नंबर होना ना, बड़ा नंबर, जैसे कि बिग एंड मैंने लिखा, ये इतना बड़ा नंबर है। अभी ये अगर मैं एन नहीं लगाता, ठीक है, अगर ये मैं एन नहीं लगाता तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप 15 डिजिट से ऊपर का कोई नंबर देते हो ना तो वो आपको आउटपुट के अंदर कुछ इस तरह का +39 समथिंग कुछ इस तरह का वैल्यूज़ दिखाएगा आपको। तो अगर आप चाह रहे हो कि भाई ये इस तरह का ना दिखाए, आपको एक पूरा नंबर दिखाए, ठीक है, तो फिर आपको एन लगाना पड़ेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बिगिंट के अंदर। ये कहलाता है बिगिंट, यानी कि बिग इंटीजर, बड़ा नंबर। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो ये भी हमारे पास ES6 में आया था पहले, इस तरह के बहुत ज़्यादा बड़े नंबर जो है अलाउ नहीं होते थे बट अभी यहाँ पर ये भी अलाउ हो गए। अब यहाँ पर एक आता है सिंबल। सिंबल में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है यूनिक होता है, बहुत कम यूज़ होता है बट बहुत कम लोगों को पता होता है। सिंबल लिखते हुए, सिंबल बनाते हुए आपने सिंबल का S कैपिटल रखना है, याद रखना, ठीक है, और उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अली। अगर सिंबल को रन करूँगा तो आपको क्या दिखा रहा है, अली। अभी यहाँ पर बोलोगे फ़र्क क्या है फिर, तो अगर मैं इसके टाइप भी चेक करूँ, अगर मैं इसके डेटा टाइप चेक करूँ तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ से क्या पता चलेगा, डेटा टाइप। तो इसकी डेटा टाइप क्या आ रही है, सिंबल। फ़र्क क्या है, फ़र्क देखो ये है
ये जो इसमें आप कुछ भी डेटा स्टोर करोगे ना, वो सब डेटा स्टोर हो रहा होगा यूनिक। क्या स्टोर हो रहा होगा? यूनिक। यूनिक का मतलब कहने का ये, आपके पास एक वेरिएबल है जो कि सिंबल 1 और एक है आपके पास सिंबल 2। आप इसमें कंपैरिजन करा रहे हो आपस के अंदर, आप बोल रहे हो कि सिंबल 1 क्या बराबर है सिंबल 2 के। ठीक है, सिंबल 1 क्या बराबर है सिंबल 2 के। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या बता रहा है? फॉल्स। नहीं, क्या मतलब वो बराबर नहीं है। अब जबकि आप देख सकते हो कि दोनों जो है दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में बराबर नहीं है। हाँ, अगर ये सिंबल नहीं होता, अगर ये मान लो सिंबल नहीं होता और ये सिंबल से हटकर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। अगर ये सिंबल नहीं होता, अगर रन करूँ, इन दोनों को कमेंट करता हूँ, अभी रन करा तो क्या बोला? ट्रू, क्योंकि ये बराबर है। तो देखो सिंबल का यही फ़ायदा है कि सिंबल में आप जो भी डेटा स्टोर करोगे वो हमेशा सारा डेटा यूनिक होगा, भले ही सेम दिखता हो बट वो सारा ही यूनिक है। ठीक है, यानी कि दोनों के घर अलग अलग हैं, यानी कि घर एक जैसे ही हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो ये चीज़ है। तो ये सिंबल होता है कि आपने कोई भी यूनिक डेटा स्टोर करना है तो फिर आप सिंबल का यूज़ कर सकते हो। इसको भी हटा देते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और एक हमारे पास लास्ट में बचता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आपके पास जैसे एक वेरिएबल है, आपने वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर करा तो एक वक्त में आप क्या कर सकते हो कि एक ही डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे कि 30, 20 या 50 जो भी है। अगर आप एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करना चाह रहे हो तो फिर आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप एक से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकोगे। जैसे कि ये आ गया, ये आ गया, एक साथ देखा कितना सारा मल्टीपल डेटा स्टोर कर दिया। तो ये सारा डेटा एक ही वेरिएबल में स्टोर हो गया, ये होता है ऑब्जेक्ट। कोई एरर भी नहीं आया, देख रहे हो, ये सब डेटा एक ही में स्टोर हो गया। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट को बनाने का एक तरीका और भी होता है कि आप इसको क्या कर सकते हो, आपने एक वेरिएबल बनाया लेट यूज़र करली ब्रैकेट लगा के भी बना सकते हो, बट अभी हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। ये इस तरह से भी आप बना सकते हो। अगर रन करेंगे तो अभी भी क्या दिखा रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ये होता है आपके पास ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इसमें कुछ भी सवाल हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका रिप्लाई मैं देके आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, किस ऑपरेटर का क्या मतलब।